So hello everyone, this is last lecture of chapter chemical reactions and equations and आज हम लोग DBP 2 सॉल्व करने वाले हैं. So first of all ये जो DBP है आपका, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल से लिए गए हैं. तो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें एनटीएससी जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इंटरेस्ट है. तो आज की वीडियो आपको पूरी तरह से तो तब समझ में आएगी जब आप एनटीएससी की सारी सीरीज हमारी देख लेंगे, जो भी कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगी. ठीक है. सो आज हम लोग बस क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिकल की नॉलेज स्ट्रांग होगी. एंड ऑब्वियसली अगर आप ये क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप कंपटीशन के लिए नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, बिकॉज आगे चल के तो आपको ये सब चीजें याद करनी ही पड़ेंगी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपाउंड X इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग हैज pH 7. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि एक कंपाउंड X है जिसे आप यूज करते हैं पानी ड्रिंक करने के लिए. जैसे पानी पीते हैं वैसे ही आप इसको भी पीते हैं. X को आप पीने के लिए यूज करते हैं जिसका pH है 7. तो बच्चों ये आपने नहीं सुना होगा अभी तक pH 7 क्या होता है. कोई बात नहीं. तो देखिए बच्चों, pH एक तरह का स्केल है जिसका काम करना है ये मेजर करना कि आपका गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है. जब सब्सटेंस आपका एसिड होता है तो pH का वैल्यू होता है बिटवीन 1 to 7, 1 से 7 के बीच में होगा. और जब आपका सब्सटेंस बेस होगा तो उसका pH वैल्यू होगा ग्रेटर देन 7, यानी कि 7 से लेके 14 के बीच में होगा. यानी या तो 7 से ज्यादा होना चाहिए या फिर 14 से कम. अगर इतना pH है तो वो बेस है, अगर pH 1 से 7 में है तो वो एसिड है. ऑब्वियसली अगर 7 ही है, ठीक है, तो क्या होगा, ना वो एसिड होगा ना वो बेस होगा, वो सब्सटेंस पूरी तरह से आपका न्यूट्रल होगा. ठीक है. तो यानी कि हमारा एक न्यूट्रल सब्सटेंस है X जिसे हम पीते हैं. अब पीते तो हम लोग बहुत कुछ है, दूध भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं. ठीक है. इसमें इट इज acidified solution undergoes its acidified solution undergoes decomposition in presence of electricity. ठीक है. जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, सिंपली कहेंगे कि जब हम इनके साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहा है. जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा हो तो वैसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है जिसमें कि दो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं. फर्स्ट वन इज Y एंड सेकंड वन इज Z. तो ठीक है, दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं Y एंड Z. उसके बाद क्या है, द वॉल्यूम ऑफ Y इज डबल देन Z. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ Y इज डबल देन Z. तो अगर इसका वॉल्यूम 1 है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 2. नेक्स्ट है आपका Y is highly combustible whereas Z is supporter of combustion. ठीक है, Y हमारा क्या है, हाईली कंबस्टिबल है, एंड जो हमारा Z है वो है सपोर्टर ऑफ कंबशन. आपको पता है सपोर्टर ऑफ कंबशन एक ही चीज होती है. ठीक है, कौन सी चीज होती है जो अभी तक आपने पढ़ी है, दैट इज O2. तो Z तो पता चल गया O2 होगा. ठीक है. अब क्या है बच्चों, देखिए ये O2 आखिर मिला तो X से था. अब ऐसा कौन सा चीज में है जिसमें कि ऑक्सीजन भी होता है और उसे हम पी भी सकते हैं, यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, और न्यूट्रल भी है. तो सबको पता है वो तो वही होता है, एक ही चीज जो हम पीते हैं pH 7 होता है जिसका, और वो है हमारा H2O. यानी कि X होगा हमारा H2O. और X किन दो चीजों में टूटता है, H2 प्लस O2 में. O2 पहले से है तो H2 आएगा Y की जगह पे. ठीक है. अब जहां तक बात है वॉल्यूम का, तो बैलेंस आप करके देख लीजिए. तो ये क्या हो जाएगा, 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे. तो सिंपली यहाँ दिख रहा है कि हाइड्रोजन डबल है, यानी हाइड्रोजन का वॉल्यूम होगा डाइहाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल देन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. सिंपल. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट P. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आपने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया है मेटल नाइट्रेट P का. ठीक है. ठीक. सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट P, यानी कि कोई एक मेटल है, ठीक है, उसका नाइट्रेट बना है. सपोज मेटल को मान लेते हैं METAL, मेटल. नाइट्रेट है तो होगा NO3, मेटल नाइट्रेट जो कि P है. ठीक है.
और ये रिएक्ट करता है सोडियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। सो सोडियम ब्रोमाइड मतलब होता है बच्चों NaBr, इसका वैलेंसी -1, इसका +1, सबको पता है, ठीक है। NaBr सिंपली कंबाइन होगा। नेक्स्ट है आपका टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड Q, तो ठीक है, एक येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है Q, ठीक है, और ये कैसा है, दिस इज येलो प्रेसिपिटेट। उसके बाद क्या होता है, विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, ठीक है। ओके, सो क्या हुआ, एक मेटल नाइट्रेट P था जो कि रिएक्ट करता था सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो बनता था पीले रंग का PPTQ, जिसको हम यूज करते हैं फोटोग्राफी में, ठीक है। सो Q को कहां यूज किया जाता है, देखिए सारे इंफॉर्मेशन को ना हम लोग पहले नोट करते हैं और फिर नोट करने के बाद हमको खुद ब खुद आंसर दिखता है, ठीक है, जैसे अभी दिखेगा आपको थोड़ी देर में। फिर है Q on exposure to sunlight undergoes decomposition reaction to form metal present in P, ठीक है। सो क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप में तो ये हो रहा था, सेकंड स्टेप में ये हुआ कि जब आपने Q को एक्सपोजर पे छोड़ा यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ा है, अब ये भी रिएक्शन आपने पहले थोड़ी बहुत सुनी तो थी ना, टूटता था ना दो अलग अलग चीजों में, याद है, सनलाइट आता था तो, ठीक है, याद है तो देखिए। नेक्स्ट है आपका इसी में undergoes decomposition reaction to form metal present in P along with the reddish brown gas, यानी कि क्या होता है, Q जब डिकम्पोज होता है तो P मेटल वापस से फॉर्म होगा और एक रेडिश ब्राउन गैस फॉर्म होगा। सो रेडिश ब्राउन गैस फॉर्म होगा जब ये आपका येलो प्रेसिपिटेट टूटेगा सनलाइट के प्रेजेंस में तब, ठीक है। तो भी हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, पहला तो ये कि यहाँ पर NaBr है, ठीक है, दो एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर था, एक था मेटल नाइट्रेट जो खुद में क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, और यहाँ पर है आपका NaBr, ये भी आपका आयोनिक कंपाउंड है। सो ऐसे रिएक्शंस में हमेशा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अगर यहाँ पर एक कंपाउंड ही नहीं होगा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक कंपाउंड और भी कोई होगा जो हमको नहीं पता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमने इस कंपाउंड को लेके गए हम लोग सनलाइट में, जो कि फोटोग्राफी के लिए भी यूज होता था, तो दो अलग अलग चीजें प्रोड्यूस हुई। अब हमको इन इंफॉर्मेशन से पता करना है कि ये P क्या होगा, Q क्या होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिश ब्राउन गैस जो कि फोटोग्राफी में भी यूज होता है, ठीक है, no not this one is not used in photography, this one is used in photography, but ऐसा कौन सा चीज है जो फोटोग्राफी में तो बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है, सिल्वर के कंपाउंड्स, और हमने तो एक ही पढ़ा था, दैट इज AgCl, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि क्लोरीन गैस का जो कलर होता है वो ब्राउन नहीं होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कौन सा होता है, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको याद दिला दें, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रोनियन मोशन जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको बताया गया था एनसीईआरटी ही के बुक में कि ब्रोमीन गैस जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, ना कि क्लोरीन। सो AgCl को तो यूज कर नहीं सकते हम लोग, तो ऑब्वियस सा बात है कि हमारा क्यों हुआ होगा AgBr, क्यों, क्योंकि रेडिश ब्राउन कब प्रोड्यूस होगा, जब आप लेंगे AgBr को, सिंपल, ठीक है, थोड़ा रटना पड़ेगा आपको। AgBr ऐसा सब्सटेंस है जो कि फोटोग्राफी में यूज किया जाता है और ये सनलाइट में टूट करके ब्रोमीन गैस भी प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल है, जब ये Br2 है, ये AgBr है, तो Ag अकेला तो रहेगा नहीं, सो यहाँ पे Ag रहेगा, ठीक है। तो क्या बना, AgBr डिकम्पोज हुआ Ag और Br2 में, ठीक है, और यहां पर हमारा AgBr है, तो हमको सिंपली पता चल गया कि P हमारा कौन सा था, Ag, ठीक है, Q कौन था हमारा, दैट इज AgBr, एंड द लास्ट वन इज मेटल नाइट्रेट यानी कि AgNO3, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, ठीक है। उम्मीद है आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आपके लिए सजेशन है कि आप इसको प्लीज रटे थोड़ा बहुत, ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन होते हैं, या आपको और अच्छे से तब समझ आएंगे जब आप NTSC के सीरीज देखना चालू करेंगे, बट तब तक के लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको रटते हुए चले, ठीक है। कुछ चीजों के रीजन नहीं होते, जैसे कि दूध सफेद ही क्यों होता है, ठीक है, जबरदस्ती का आप रीजन क्रिएट करें बट होता नहीं है, तो हमें कुछ चीजें केमिस्ट्री में रटनी पड़ती है समहाउ, जो नेचर ने बनाया है, सो दीज आर अमंग देम। इसमें कोई टेक्निकल चीज समझने की होगी तो हम समझा देंगे, बट यहाँ कुछ समझने के लिए नहीं है, जितना था इतना ही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको रटते रहें, ठीक, कौन सा कलर का गैस कैसा होता है,
ठीक है, सो ये सब रटे आप। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Bhavna took a pale green substance A in a test tube and heated it over the flame of a burner. So सबसे पहले भावना एक छात्रा है जो क्या करना चाहती है, उसने एक सब्सटेंस लिया है जिसका नाम उसने ही रखा है, दैट इज ए। अब पता नहीं किसने रखा है बट सब्सटेंस इज ए। उसको टेस्ट ट्यूब में लिया और फिर उसको हीट किया, ठीक है, यानी इसको रिएक्ट नहीं करवाया गया है, इसको सिंपली हीट करवाया गया है। और ज्यादातर केसेस में एक अकेले सब्सटेंस को हीट करने से तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होता है, ठीक है। और अभी तक तो जितने भी रिएक्शंस आएंगे ना जिसमें एक अकेला सब्सटेंस होगा और आप उसको हीट कर रहे होंगे तो वो ऑब्वियस है कि डिकम्पोज ही होना है उसको, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। सो द क्वेश्चन फर्दर गोज लाइक दिस, अ ब्राउन कलर्ड रेसिड्यू बी वाज फॉर्म, ठीक है। तो एक ब्राउन कलर का रेसिड्यू फॉर्म होता है, सिंपल ब्राउन रेसिड्यू एंड सिंबल इज बी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसी अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ टू गैसेस विद बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। तो ऑब्वियस सा बात है, अब सल्फर का स्मेल है तो सल्फर से अच्छा कौन स्मेल देगा सल्फर का, ठीक है। सो इसके साथ दो गैसेस फॉर्म हो रही है जो कि ऑब्वियसली सल्फर की ही है, ठीक है, और दोनों ही बर्निंग स्मेल के साथ निकल रही है, ठीक है। तो यहां से सीखने का ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भले आपके लिए नया हो जो कि पेल ग्रीन था आई थिंक, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ब्राउन कलर रेसिड्यू बी वाज फॉर्मड अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ टू गैसेस विद बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो बच्चों देखिए दुनिया में बहुत सारी पेल ग्रीन कलर की चीजें होती हैं तो ये तो पता चल नहीं सकता, ठीक है। अब ब्राउन रेसिड्यू भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, नहीं पता चल सकता, बट दो गैसेस सल्फर की, ठीक है, जिसका की स्मेल है वो बर्निंग स्मेल, तो वो तो बच्चों फिक्स है, दैट इज SO2 एंड SO3, ठीक है। सल्फर ऐसा सब्सटेंस है जो कि जब बर्न होता है ना और जब वो गैसियस फॉर्म में निकलता है तो आपको सूंघ के लगेगा कि कहीं पे तो आग लगी हुई है, एकदम वैसे ही जैसा जब आपके घर में कहीं आग लगती है ना, सिंपल सा जैसे खाना जल रहा होता है तो आप बोलते हैं हाँ भैया कहीं तो आग लगी है, तो वैसे ही सल्फर का भी वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि ऑब्वियसली आपका पॉल्यूशन भी करता है। आपने पहले सुना होगा सल्फर अच्छा नहीं है, ना ही ताजमहल के लिए ना ही हमारे लिए। So वैसे ही SO3 and SO2 are the two gaseous compounds formed during burning of sulfur। यानी कि जो हमारा सब्सटेंस था पेल ग्रीन वो ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसमें कि सल्फर प्रेजेंट है, और वैसा सब्सटेंस बच्चों होता है जो कि ग्रीन भी हो सल्फर भी हो, तो वो इकलौता सब्सटेंस है जो है हमारा FeSO4, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब ये हीट होगा तो SO2 और SO3 तो बन चुके हैं, तो अब ये बी कौन सा चीज होगा, तो देखिए बच्चों ब्राउन रेसिड्यू पता है क्या होता है, रस्ट आपने सुना था, रस्ट का फॉर्मूला था ना, दैट इज पीछे लगा हुआ था Fe2O3.XH2O, जनरली 10H2O, मतलब Fe2O3.XH2O इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट ऑफ आयरन, हम बोले थे उस समय भी याद कर लेना, ठीक है। बट यहाँ पर वाटर तो नहीं है कहीं पे, सिंपली हीट हो रहा है, सो क्या करेंगे हम लोग, जो रस्ट होता था आयरन का दैट इज Fe2O3.XH2O, उसमें से ये वाला चीज को रिमूव कर देंगे बिकॉज नो वाटर इज प्रेजेंट, सिंपल। सो क्या कंपाउंड होगा बी, और वैसे भी इसका कलर ब्राउन नहीं होता है और रेसिड्यू तो इसको बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सो हमारा जो कंपाउंड बी है दैट इज योर Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर क्वेश्चन 2 इज फिनिश्ड। केमिकल रिएक्शन अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3, सिंपली सॉल्व हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टूडेंट took 2-3 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस X in a glass beaker and poured water over it slowly, ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसने कि 2-3 ग्राम लिया है एक सब्सटेंस जो है हमारा X, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। सो अब एक स्टूडेंट ने क्या किया, X को लिया जिसका क्वांटिटी था 2 to 3 ग्राम, एंड व्हेन दिस इज एक ग्लास बीकर में ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर पानी डाला गया, यानी कि इसको रिएक्ट करवाया गया है H2O में, ठीक है, डाला गया, रिएक्ट नहीं करवाया गया, डाला गया। He observed bubbles along with hissing noise, तो ठीक है। इसके बाद क्या हो रहे हैं, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं,
और जब बबल्स फॉर्म होते हैं जनरली तो आवाज तो आती है ना, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते थे तो आवाज आती ही थी, ठीक है। सो जब भी गैस फॉर्म होता है तो ज्यादातर केसेस में आवाज आते हैं, ज्यादातर में नहीं भी आता है, पर कोई नहीं, ठीक है, गैस फॉर्म हो रहा है विद अ बर्निंग, नहीं कहा गया, हिसिंग नॉइज द बीकर बिकम्स क्वाइट हॉट, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ये अगली इंफॉर्मेशन हमको मिली है कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द बीकर बिकम्स क्वाइट हॉट, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्स एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट। तो सेकंड पार्ट तो वैसे ही मिल गया कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, देन दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हमारे पास क्या है कि बच्चों बताइए पानी में ऐसा क्या हम डालेंगे कि बबल्स फॉर्म हो। तो देखिए बच्चों, वैसे तो आप जानते हैं जो कंपाउंड है वो दो तीन तरह के ही होते हैं मेन, ठीक है। एक तो होता है आपका एसिड, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है सॉल्ट। सॉल्ट डालने में हमको नहीं लगता कभी भी बबल आपने फॉर्म होते हुए सुना होगा या देखा होगा, ठीक है। एसिड में भी आपका बबल फॉर्म नहीं होता है, वो इवापोरेशन, बबल्स फॉर्म क्या, हाँ वैसे होता है, एक्चुअली में गैसेस निकलते हैं, ठीक है। तो बबल भी जबरदस्ती फॉर्म किया जा सकता है, लेकिन एक मिनट, क्वेश्चन में लिखा है एक्स को पानी में डाला जा रहा है, ठीक है, नहीं पानी को एक्स में डाला जा रहा है, तो वहां भी बबल्स फॉर्म हो सकता है, लेकिन उस समय आपका हिसिंग नॉइज तो नहीं आएगा, पट पट फूटेगा नहीं, ठीक है। सो देखिए बच्चों, ऐसे केस में ना, जब ना एसिड है पूरी तरह से, क्योंकि साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा, तब ना ही बेस है, हिसिंग नॉइज नहीं होगा, सॉल्ट में भी नहीं होगा, तो सिंपल है कि ये जो आप देखिए, अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में होता ना 2-3 ग्राम की बजाय ज्यादा क्वांटिटी, तो भले आपका हिसिंग नॉइज प्रोड्यूस होता, बट ये बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम होगा जब कोई चीज, तो उस समय आपका एसिड में इतना दम नहीं होगा कि वो बबल बॉम्ब फॉर्म कर सके, ठीक है। तो सिंपल सा है कि भैया ना तो ये एसिड है ना तो ये बेस है, और सॉल्ट हो नहीं सकता, तो ये है क्या, तो ये आपका ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि एसिड और बेस दोनों मिले हुए हैं, लेकिन किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, समझे। ये क्या होगा एक्स, ये ऐसा चीज है जिसमें, क्योंकि एसिड अकेला भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, बेस भी इतनी कम क्वांटिटी में साउंड प्रोड्यूस कर नहीं पाएगा, ठीक है। वैसे ज्यादा भी होता तो नहीं कर पाता, साउंड और बबल दोनों साथ में करे नहीं पॉसिबल है, तो दोनों ही सॉलिड के फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक्वस मीडियम में आने की वजह से, पानी में आने की वजह से इन दोनों के पास टेंडेंसी आ गई रिएक्ट करने की, ठीक है। और जब ये रिएक्ट किए तो बबल्स फॉर्म होने लगे विद अ साउंड ऑफ हिसिंग, ठीक है, छिस करके, सिंपल। सो यहां पर क्या हो रहा है आपका एक्स कंपाउंड, इट कैन बी एनी मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, सिंपल। अब आपका नेक्स्ट है रेडिश ब्राउन वेसल। बच्चों देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका कुछ ज्यादा ही सिलेबस के बाहर है, इसे हम लोग यहां नहीं करेंगे, एनटीएससी वाले में ही इसको किया जाएगा, ये कुछ ज्यादा ही आपका हाई लेवल है, अभी नहीं हवा लगेगा, सो इसको हम लोग छोड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। A substance X used for, question number 6, a substance X used for coating iron articles is added to a blue solution of reddish brown metal, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सारी इंफॉर्मेशन तो यहीं से पता चल गई, लिखा हुआ है ना ब्लू सॉल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन मेटल, मतलब एक मेटल है जो कि ब्राउन भी है और उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। अब देखिएगा कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही सिंपल है, तो हम चलते हैं बिगिनिंग पे। A substance X used for coating iron, so ठीक है, a substance X used for coating iron articles is added to a blue solution of a reddish brown metal, white, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले दो सब्सटेंसेस है, पहला ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि आपके पास एक सब्सटेंस है X जिसको यूज किया जाता है आयरन को कोट करने के लिए, टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है, आपने पढ़ा ये चीज, आयरन कोटिंग में यूज होता है X, और फर्दर कहा गया है इज एडेड टू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ अ रेडिश ब्राउन मेटल Y। तो बच्चों देखिए एक और मेटल है Y, और Y का कोई सॉल्यूशन है जिसमें आपने ऐड किया है X को, और Y का खुद का कलर होता है, देखिए सॉल्यूशन का कलर नहीं मेंशन हुआ है, कलर मेंशन हुआ है Y का, यानी कि Y मेटल का कलर है आपका रेडिश ब्राउन मेटल, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास दो मेटल्स हैं, एक तो मेटल है जो कि आयरन कोटिंग के लिए यूज हो रहा है, उसको ऐसे सॉल्यूशन में डाला गया जिसमें मेटल जो होगा वो रेडिश ब्राउन होगा,
अभी आप यहाँ पर वो पिछले वाले क्वेश्चन का थ्योरी मत डाल देना कि रेडिश ब्राउन तो गैस होता है, सो दिस इज अ ब्रोमीन गैस। नो, वो गैस था, ये मेटल है। और मेटल में आपका रेडिश ब्राउन आप सभी के घर पे हमको नहीं लगता सबको नहीं पता होगा, आई थिंक सभी को पता होगा कि कॉपर वायर से यूज होती हैं, दैट आर चीप, नॉट द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे आर चीप, सो दैट्स व्हाई वी यूज देम। और उनका कलर होता है रेडिश ब्राउन। सो एक तो चीज कंफर्म क्लियर है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कॉपर का है, ठीक है। और जो हमारा आयरन कोटिंग के लिए यूज होता है सबसे ज्यादा फेमस, वो होता है जिंक। सो सबसे पहले X तो जिंक है एंड Y इज योर कॉपर। एंड फर्दर रिएक्शन में है कि जब ये लोग रिएक्ट करते हैं, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन गेट्स डिस्चार्ज्ड, आइडेंटिफाई X एंड Y। तो ठीक है, कहा गया है कि जब ये रिएक्शन होगा, दैट मींस जब आपका X के और Y रिएक्ट करेंगे आपस में, तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का कलर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि ये कलरलेस होगा, ठीक है। तो अभी हम जिंक का तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो अकेला है। अब कॉपर का ही कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाना है हमको कि जब ये लोग रिएक्ट करें तो प्रोडक्ट बनते वक्त उसका जो कलर होगा, इनिशियल कलर, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज होके कलरलेस होगा, दैट इज कलर डिस्चार्जेस, ठीक है। तो हमारे पास पहला इंफॉर्मेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि कलर डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होने का मतलब हुआ पहले कोई ना कोई कलर रहा होगा सॉल्यूशन का, जो कि आगे चल के खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कलरलेस आपको प्रोडक्ट बने मिलेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ सिंपल है कि अगर रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर एक एलिमेंट ही प्रेजेंट है, यानी कि एक मेटल एलिमेंट दैट इज जिंक, तो ऑब्वियस सा बात है अगर रिएक्शन हुआ है तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया है, और वो ऑटोमेटिकली करता है, ये जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, पढ़ना होगा हमको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। सो सिंपली आपका जो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि सॉल्यूशन का जो कॉपर के साथ जो लगा होगा, सपोज कुछ भी हो सकता है ना, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो वाला चीज आपका जिंक ले लेगा और कॉपर को अकेला कर देगा, ठीक है, दैट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल। तो क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा? सो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, दैट इज जिंक के साथ सॉल्यूशन, मतलब जिंक का कोई सॉल्यूशन बनेगा एंड कॉपर आपका डिस्प्लेस होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फिर से कॉपर तो बाहर निकल गया, जिसका इनिशियल कलर था रेडिश ब्राउन, कलर डिपेंड करेगा जिंक के सॉल्यूशन पे, और हमको ये भी पता है कि जिंक सॉल्यूशन जो होगा वो कलरलेस होना चाहिए, बिकॉज कलर डिस्चार्ज हुआ है। अब सिंपल है बच्चों, जिंक का वो सॉल्यूशन जो कि कलरलेस भी है, और वही चीज जब कॉपर के साथ जुड़े तो कोई उसके पास कलर हो। तो वैसे काफी चीजें हो सकती हैं, बट हम एक चीज याद रखेंगे जो हमें आगे चल के यूज देने वाला है, और ये हर 10th क्लास के बच्चे को पता होना ही चाहिए कि बच्चों देखिए, जो कॉपर का सल्फेट सॉल्यूशन है, आपने बहुतों ने पहले सुना होगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। अब एक बात और जान जाइए कि जब कॉपर सल्फेट के बाद डिस्प्लेसमेंट होकर के जिंक सल्फेट बनेगा, दैट इज ZnSO4, तो इसका कलर हो जाता है कलरलेस, यानी कि सॉल्यूशन आपका ब्लू से चेंज होकर के हो जाएगा कलरलेस। सो आपके पास जो मिला, X था जिंक, Y था Cu, और सॉल्यूशन होगा CuSO4, बिकॉज CuSO4 का कलर ब्लू होता है, और जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो होगा हमारा ZnSO4, दैट इज जिंक सल्फेट, जिसका कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है। अब इसी के साथ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आधे से फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है कि अ स्टूडेंट हैज मिक्स्ड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। पहले से ही नोट्स में रिएक्शन आपको लिखवाया गया है, हम कहे थे याद कर लेना आप, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे जो रिएक्शन है हमारा वो है लेड नाइट्रेट, ठीक है, दैट इज PbNO3। अब देखिए बच्चों, जो NO3 होगा उस पे चार्ज होता है 1 और Pb पे चार्ज होता है 2, तो NO3 के बगल में आ जाएगा 2, दैट इज PbNO3 2। फर्दर क्वेश्चन में है कि ये रिएक्ट करता है आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ। सो सिंपल है बच्चों, पोटेशियम पे चार्ज 1, आयोडीन पे 1, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड। वो आगे चल के आप समझेंगे आयोडीन का कैसे पता चला चार्ज। वैसे ये हेलोजन है, हेलोजेंस मतलब जिनका वैलेंसी 1 हो, जो ग्रुप 17 के हो, या फिर कहिए आप जिनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ही खाली होता है, ठीक है। और उसमें हो गया जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
ठीक है। तो उसी तरह से आयोडीन का चार्ज होता है 1, पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी दिस इज नॉट P, दिस इज K, दैट इज Ki, पोटेशियम आयोडाइड, इनके बीच में रिएक्शन होता है तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स हमको नहीं बताया गया है बट हम यहां से जानते हैं कैसे बनाना है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा जब भी आयंस के फॉर्म में आपके रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी PbI2 एंड दिस विल बी KNO3, ठीक है। सो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, Pb चार्ज होता था 2 तो I के साथ में 2 प्लस एंड NO3 एंड K दैट इज K पे भी चार्ज 1, NO3 पे भी 1 यानी कि KNO3, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, ठीक है। तो देखिए बच्चों KNO3 जो है ना ये तो प्रेसिपिटेट है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, और वैसे भी प्रेसिपिटेट ना इसका पहला वाला मेटल बनाता है, ठीक है। आप पैटर्न पहचानेंगे तो वैसे भी पता चल रहा होगा पर जरूरी नहीं है तो मेंशन नहीं करेंगे, बस इतना जानिए जो आपका PbI2 है वही आपका बनेगा प्रेसिपिटेट, ठीक है। सो बताना है हमको व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, ठीक है। सो लेड आयोडाइड का कलर होता है बच्चों येलो, ठीक है, आपको ये भी याद करना होगा, ठीक है। और बच्चों जनरली जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है उसी का कुछ ना कुछ कलर होता है जो हमको दिखता है, ठीक है। सो सिंपली PbI2 का कलर होगा येलो और ये होगा हमारा प्रेसिपिटेट और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाउनवर्ड एरो से, ठीक है। अगर KNO3 हमारा प्रेसिपिटेट होता तो यहां पे डाउनवर्ड एरो लगाते, सिंपल। अब बच्चों सेकंड पार्ट में कहा गया है कैन यू सॉरी अच्छा फर्स्ट पार्ट में कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, सो नेम है बच्चों इसका पोटेशियम आयोडाइड, क्लियर। सेकंड पार्ट है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो बैलेंस करने सभी को आता है आई थिंक, एक तो डायरेक्ट मेथड भी सिखाए थे, सबसे बड़ा कंपाउंड ये है ना, ठीक है, PbNO3 तो Pb कितना है 1, यहाँ भी 1, बैलेंस छोड़ देंगे, नाइट्रोजन 2 है वहां 1 है, सो ठीक है यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन है 6, वहां पर ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली 6 हो चुका है, अब बच गया यहाँ पर PbI2, उसके बाद सबसे बड़ा कंपाउंड यहाँ पर ये 2 है, यहाँ ये 1 है, सो यहाँ पर 2 लगा देंगे और पोटेशियम ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है, सिंपल, ठीक है। यहाँ मेटल नॉन मेटल ना करने का आप जैसे जो बैलेंसिंग का दूसरा मेथड था, पहले मेटल्स को बैलेंस करते हैं नॉन मेटल, यहाँ दो मेटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग नहीं जाते हैं ऐसे फॉर्मूले पे, सीधा डायरेक्टली हीट एंड ट्रायल करते हैं, हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और उसमें भी तरीका होता है कि सबसे बड़े वाले कंपाउंड को पहले बैलेंस करिए, ठीक है। और इसमें और भी जो छोटे छोटे और छोटे मोटे ट्रिक्स थे वो मेरे पिछले वीडियोस में है, भूल गए तो फिर से देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, तो सिंपल यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो आप कह सकते हैं दिस इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और भी कुछ कह सकते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मीन दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो थर्ड पार्ट का आंसर क्लियर है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फोटो दिया गया है, एक कोनिकल फ्लास्क है और इसमें H2 गैस को दिखाया गया है और नीचे आपके पास एक सॉल्यूशन है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का और उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स है, यानी कि बेसिकली हो ऐसा रहा है आपके पास एक फ्लास्क है सपोज करिए ऐसा, ठीक है, और इसमें क्या है ना कि एक सॉल्यूशन लगा हुआ है और इस सॉल्यूशन का नाम है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी आप कह सकते हैं H2SO4 एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, डिल्यूट मतलब वाटर का होना तो आप उसको एक्वस लिख सकते हैं, और इसी में जिंक ग्रेन्यूल्स लगे हुए हैं, दैट मींस यहां पर जिंक के आपने थोड़े से सपोज करिए पाउडर, ठीक है, जिंक के दाने ग्रेन्यूल्स यानी कि जिंक का पाउडर डाला हुआ है, ठीक है। अब आगे आपको बताना है डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपेंस अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पर जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, सो फिर से क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि Zn रिएक्शन आपका कैसा होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है ना, Zn plus H2SO4 this will give zinc plus not zinc this will give ZnSO4 plus H2 गैस, तो फर्स्ट वाले का आंसर अपवर्ड एरो से कौन सा गैस यहां से निकलेगा, दिस इज योर H2 गैस विल इवॉल्व, ठीक है, और यहाँ एक ग्लास भी लगा हुआ है ध्यान देंगे फोटो में, ठीक है। अब आगे है बच्चों की इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है।
ये भी आप पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज व्हाई इज ग्लास ट्यूब नॉट डिप्ड इन डिल्यूट H2SO4। तो कहा गया इसको ये जो आपका ग्लास है इसको डिप क्यों नहीं किया गया है H2SO4 में। तो ठीक है, ग्लास को क्यों नहीं किया गया, ताकि आप H2 गैस को ऊपर ही रहने दें, ताकि इस ग्लास में H2 गैस भर जाए। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि व्हाई इज नॉट डिप, ठीक है। तो इसलिए ग्लास रखा गया होगा ताकि आप उस ग्लास के अंदर H2 गैस को कलेक्ट कर सकें, ठीक है। अगर आप इसको डिप कर देंगे सॉल्यूशन के अंदर इस ग्लास को, तो इसमें H2 गैस तो भरेगा ही नहीं, उल्टा H2SO4 भर जाएगा। सो H2 मिल सके इसके लिए हमने उस ग्लास को ऊपर ही रखा है, ना कि नीचे रखा है। सिंपल। अब जो आगे के पार्ट्स आपके फिर से कॉम्पिटिटिव है, तो इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव वाले लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है a reddish brown metal acts when heated in the presence of oxygen। तो ठीक है, रेडिश ब्राउन गैस को आपने क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक 9 है, ठीक है। सो 9 वाले में बच्चों है कि एक रेडिश ब्राउन मेटल है, उसको हीट किया गया है। रेडिश ब्राउन अभी अभी आपने देखा कि कॉपर ही होता है, ठीक है। इसको हीट किया गया है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा। फिर कहा गया है फॉर्म्स अ ब्लैक कंपाउंड वाई, ठीक है। तो इसके बाद एक कंपाउंड बनता है वाई, और अब हमको ऐसे ही पता चल रहा है कि जब यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पर O2 है, सो प्रोडक्ट विल बी योर CuO। बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ 2 यहाँ 2, ठीक है। सिंपल। एंड नाउ आगे आपका कहा गया है which is basic in nature when heated with hydrogen gas, ठीक है। और ये जो है आपका कंपाउंड वो ब्लैक इन नेचर में है, तो वैसे ही हमको पता है कि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ही होता है, ठीक है। और बेसिक तो होगा ही। अब आप बेसिसिटी और एसिडिटी जानेंगे जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, अभी के लिए ये जरूरी है। रिएक्शन याद करते रहिएगा। when heated with hydrogen gas gives back X, ठीक है। सो जब आपने इसको हाइड्रोजन गैस के साथ हीट किया, दैट इज CuO plus H2, तो क्या होगा, मेटल बाहर निकल आएगा, ठीक है। सो प्रोडक्ट आपका बनेगा दैट इज Cu plus H2O। सिंपल। हमने क्या किया, बस O को H2 को दे दिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाया और क्लियरली हमारा रिएक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन Y एंड H2, ठीक है। पहले आइडेंटिफाई करना था X और Y को, तो ठीक है, X कौन था हमारा, मेटल यानी कि कॉपर, और Y है हमारा कॉपर ऑक्साइड। और अब हमको रिएक्शन बताना है थर्ड पार्ट में कि Y प्लस H2 क्या होगा। तो Y भी हमने कर लिया है बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन Y को H2 में डाला तो हमारा क्या हुआ, कॉपर निकल आया बाहर और वाटर फॉर्म हुआ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज राइट द केमिकल Y एंड H2 आइडेंटिफाई द सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है आपको बताना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो सब होने के बाद सिंपल है कि ऑक्सीजन जो है वो कॉपर में से रिमूव हुआ है, सो सिंपली यहाँ पर हो रहा है आपका रिडक्शन, यानी कि CuO is being reduced एंड हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यानी कि दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन सीन इन द डायग्राम बिलो, राइट द रिएक्शन फॉर द सेम, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन नेल डिप्ड किया गया है, ठीक है। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 में आपने डाला है, क्वेश्चन नंबर 10, आयरन नेल को डिप किया है, ठीक है। सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो प्रोडक्ट विल बी योर FeSO4 plus Cu, ठीक है। सिंपल। अब इसमें बताना है आपको ये किस तरह का रिएक्शन है, नाम दीजिए। तो ये कैसा रिएक्शन है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल। ये थोड़ा ज्यादा सिंपल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ स्टूडेंट बर्न्ट अ मेटल A फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिबन। अब सबने एक ही एक्सपेरिमेंट देखा होगा एनसीईआरटी बुक में, दैट इज मैग्नीशियम रिबन। तो इसका आंसर तो सबके सामने ही होगा, बट फिर भी अ स्टूडेंट ड्रॉप्ड
A student burnt a metal A found in the form of ribbon. The ribbon burnt with a dazzling flame and a white powder B is formed. ठीक है, सो सिंपली क्या हो रहा है, एक मेटल है रिबन के फॉर्म में A, इसको आपने बर्न किया है यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया है, सो प्रोडक्ट बनता है हमारा B। ठीक है, और इंफॉर्मेशन है यहाँ पर कि हमारा जो मेटल A है वो रिबन के फॉर्म में है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या हुआ है, जो आपका गैस इवॉल्व विद अ डेजलिंग फ्लेम, ठीक है, आग लगी है मस्त वाली, और एक व्हाइट पाउडर भी बना है। तो सिंपल, ये तो मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, सो प्रोडक्ट बनेगा MgO। बैलेंस कर लेंगे 2, यहाँ पर 2। सिंपल। आगे आपका राइट केमिकल आइडेंटिफाई A एंड B, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस भी हो गया, आइडेंटिफिकेशन भी हो गया, सिंपल क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नो टाइम वेस्टेज। अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। अ स्टूडेंट ड्रॉप्ड फ्यू पीसेस ऑफ मार्बल इन dilute HCl कंटेन्ड इन अ ट्यूब। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में कि मार्बल है आपके पास, तो मार्बल का फॉर्मूला होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। हम पहले ही आपको बोले थे 3 चीजें याद करने। सबसे पहला था आपका क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा था आपका स्लेक्ड लाइम या फिर सीधा लाइम वाटर भी कहते थे आप जिसको, जो मिल्की कलर का होता था, दैट इज CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट हम बोले थे एक और याद करना मार्बल, दैट इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये वही वाला यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको डाला जा रहा है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl में, टेस्ट ट्यूब में है ये प्रेजेंट। फिर द गैस इवॉल्व्ड वाज पास थ्रू लाइम वाटर। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं। तो देखिए बच्चों, सिंपल है, गैस में तो आप CO2 याद रखिए। ठीक है, अब CO2 अकेला नहीं आएगा, पानी के साथ आएगा, दैट इज लिक्विड। अब कौन बचता है देखेंगे आप, कार्बन जा चुका है, ऑक्सीजन निकल चुका है, हाइड्रोजन निकल चुका है, बचा Ca एंड Cl। सो दिस प्रोडक्ट विल बी CaCl2। सो आपका बन गया। ठीक है, ये तो सॉलिड होगा, ये होगा गैस, इकलौता गैस CO2, इसको पास करवाया गया है लाइम वाटर से। हम आपको अभी बताया लाइम वाटर का फॉर्मूला दैट इज CaOH2। आप इसको पास करवाते हैं CO2 से। ठीक है, तो क्या होगा, इसका कलर पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे, सो द रिएक्शन विल बी योर CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, और क्वेश्चन में था आपका, एक मिनट, व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन लाइम वाटर एंड, ठीक, ओके, तो क्या होगा इसमें, सो लाइम वाटर में से जब भी बच्चों CO2 पास होता है ना, तो ये मिल्की हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका ओरिजिनल कलर ही आपका मिल्की है, यानी कि ये व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, दूध वाला व्हाइट। तो क्या होगा जब ये CO2 पास होगा इसमें से, सो सिंपल CaCO3 बनेगा जिसका कलर होगा आपका मिल्की। ऑब्वियसली H2 होगा तो कोई कलर होता नहीं है। ठीक है, सिंपल। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है। आस्था हैज बीन कलेक्टिंग सिल्वर कॉइंस एंड कॉपर कॉइंस। ये फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, बहुतों ने तेज बनने के लिए सब पूछा होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेना, एकदम सिंपल है, बस रिएक्शन थोड़ा लंबा है इसमें से एक, बट दूसरा आसान है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन सिंपल भाषा में समझाते हैं। यहाँ पर कहा यह गया कि एक लड़की है, उसके पास 2 तरह के सिक्के हैं, एक है सिल्वर कॉइन, एक है कॉपर कॉइन। और वो क्या होता है, रखे रखे ना खराब होता है। खराब मतलब उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है, जैसे रस्टिंग होती है वैसे ही। तो उसके पास पहला सिक्का था सिल्वर और दूसरा था कॉपर। मतलब पहले था उसके पास एक सिल्वर और दूसरा सिक्का है कॉपर। ठीक है, चांदी के सिक्के और कॉपर तांबे के सिक्के। तो हुआ उसमें ये कि वो रखे रखे खराब होता है और प्रोडक्ट्स बनते हैं। मतलब ये किसी के साथ तो रिएक्ट हुआ होगा, ये भी कुछ चीजों के साथ रिएक्ट हुआ ही होगा, और जो प्रोडक्ट बने हैं वो कुछ ऐसा है कि उसका कलर आपको गिवन है, दैट इज ब्लैक कोटिंग। ठीक है, ब्लैक कलर का कोई कंपाउंड बनेगा, और उसी तरह से कॉपर के साथ जब हो रहा है तो ग्रीन कोटिंग वाला कोई कंपाउंड बनेगा, दैट इज ग्रीन कलर का आस्था कोई कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन तो है नहीं, आपको बस अब बताना है Which chemical phenomena is responsible for this coating। ठीक है, कौन सा केमिकल फेनोमेना है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि किस तरह का ये रिएक्शन है। ठीक है, तो मतलब पहले आपको रिएक्शन लिखना है,
फिर आपको बताना है राइट द केमिकल नेम ऑफ ब्लैक एंड ग्रीन कोटिंग। ठीक है, तो बच्चों जो सिल्वर पे जो ब्लैक कोटिंग होगा वो हमारा होगा दैट इज Ag2S, ये आपको याद करना है। ठीक है, ब्लैक कोटिंग सिल्वर के ऊपर होता है दैट इज Ag2S सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, और सल्फर ऐसे हवा में तो मिलेगा नहीं, वो H2S के फॉर्म में मिलता है हमको। ठीक है, सो प्रोडक्ट विल बी योर Ag plus H2L, दिस विल गिव Ag2S एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला बच रहा था ना, ऑक्सीजन होता तो वाटर बन जाता, पर है नहीं, तो फिर Ag2S सीधा बना और साथ ही साथ H2 गैस इवॉल्व हुआ। ये आपको याद करना है, दिस इज योर ब्लैक कोटिंग फार्मूला फॉर सिल्वर। और हम जो भी बोलते हैं याद करना है, वो कंफर्म यूजफुल होता ही है। ठीक है, आज नहीं तो कल आगे चल के यूजफुल होगा। आगे आपका कॉपर को बताना है, तो ठीक है, कॉपर में ग्रीन कोटिंग हो रही है, तो इसमें होता है आपका CuOH2। ठीक है, ये भी आपको याद करना होगा, सिंपल। अब देखिए बच्चों, ये CuOH2 कैसे होता है, तो ये H2S में नहीं जाएगा। ठीक है, इसके लिए H2S का जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है ना, कॉपर वाला है लंबा लेकिन याद करने में आसान है। बस अब ये बताइए एटमॉस्फेयर में कौन कौन से कॉमन गैसेस मिलते हैं। O2 मिलता है, CO2 मिलता है और H2O मिलता है। बन गया केमिकल रिएक्शन, that is Cu plus O2 plus CO2 plus H2O and this will give you CuOH2। और साथ ही साथ कॉपर कार्बोनेट that is CuCO3 in the form of solid। खत्म। ठीक है, ये रिएक्शंस आपको याद करने हैं। ये आपका ब्लैक कोटिंग होता है Ag2S and CuOH2 is your green coating substance formed after these process which are natural phenomena। ठीक है, नेचुरली अकरिंग ये होता है, ये नेचर से अपने आप हो जाता है। रखे रखे सिक्के खराब होते हैं, आप अपने घर पे तांबे के सिक्के रख के ट्राई कर सकते हैं, बहुत दिनों तक छोड़ दीजिए, पानी वाली मॉइस्चर लगाइए, धूप में छोड़ दीजिए, रिएक्शन होगा, अपने आप उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको उसकी केमिकल स्टडी करना, उसका फॉर्मूला होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, और अगर आप सिल्वर लेते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज आल्सो नॉट टू बी मेंशन्ड नाउ, 10th के बच्चों के लिए नहीं है अभी इंपॉर्टेंट। जब कॉम्पिटिटिव पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपको बताएंगे क्यों इसका क्या इसका इंपॉर्टेंस था। ठीक है, अभी नहीं जानना है, ये प्रैक्टिकल्स में वैसे आता है क्लास 10 के, बट अभी नहीं जानना है इसको, बिकॉज हम एनटीएससी की सीरीज में इसको कवर करेंगे। ठीक है, स्कूल एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है। 15th है बच्चों, व्हाट हैपेंड व्हेन अ स्मॉल पी साइज ऑफ सोडियम इज प्लेस्ड इन कोल्ड वाटर। ठीक है, जब आप सोडियम को डाल रहे हैं, लेट मी रब। सो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्मॉल पी साइज ऑफ सोडियम इज प्लेस्ड इन कोल्ड वाटर। तो ठीक है, आपने क्या किया है, पी साइज इसलिए बताते हैं क्यों पी साइज ही लेना है, बड़ा नहीं लेना है। सोडियम को आपने डाला है H2O में, तो सबसे पहले क्या होगा, सिंपल, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम सोडियम ये सब बहुत रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर बनेगा बच्चों हाइड्रोक्साइड हमेशा की तरह, दैट इज NaOH2 प्लस H2 गैस विल बी इवॉल्व्ड। और ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में एक प्रॉपर्टी भी है कि जब आप मेटल्स को डालते हैं वाटर में, ठीक है, रिएक्टिव मेटल को, तो क्या होता है, एसिड्स में डालते हैं तो क्या होता है, बेसिस में डालते हैं तो क्या होता है, तो वो डिटेल में आगे तो है ही, बट अभी के लिए आप बस ये रिएक्शन को देखिए। ठीक है, अब एक और चीज है कि ये हर मेटल में नहीं होगा। आप आयरन में डाल रहे हैं, सोच रहे हैं डालेंगे हम पानी तो ऐसा हो जाए, नहीं होता है, वो इतना रिएक्टिव ही नहीं है, उसमें उतनी पावर नहीं है। ठीक है, वो खुद में इतना स्टेबल है कि वो वाटर के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक, और सोडियम इतना ज्यादा एग्रेसिव एलिमेंट है, इतना ज्यादा कि ये पानी को देखते ही ना अपना सारा गुस्सा निकाल देता है, और ये बहुत जल्दी होता है फटाक से, और ये एक्सोथर्मिक होता है, बहुत एनर्जी रिलीज होती है, एक तरह से बॉम्ब फूटने के बराबर होता है सोडियम। ठीक है, तो सिंपल है, रिएक्शन तो ये होगा, और इसमें होगा ये कि आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और साथ ही साथ H2 गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, why magnesium ribbon should be cleaned before burning। अब ये क्वेश्चन आपने पहले ही कर लिया हम लोगों ने, बिकॉज एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, जैसे O2 और CO2, ये लोग मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके बना लेते हैं एक लेयर, दैट में भी मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, और इसकी वजह से हमारा फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता है मैग्नीशियम रिबन का फायर के साथ। तो ऐसा ना हो कि हमारा रिएक्शन ही नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम लोग उसको क्लीन करते हैं, ताकि आपके मैग्नीशियम के ऊपर से एक मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर रिमूव हो जाए, और आप जिस तरह से रिएक्शन करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इज डबल देन अदर बाय। सिंपल रीजन है बैलेंसिंग। ठीक है, एक्यूरेट रीजन तो ये होगा
कि ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से इसका जवाब दिया जाना चाहिए, बट ये फिर से आप एनटीएससी के लिए नहीं है ये वीडियो, ये स्कूल वाले बच्चों के लिए है जो थोड़ा ज्यादा जानना चाहते हैं, जिनको प्रैक्टिकल्स में दिक्कत होती है, ठीक है। सो सारे प्रैक्टिकल्स का निचोड़ हम एक क्वेश्चंस लेकर आ गए थे, ठीक है, सीरीज जो कि सारा का सारा प्रैक्टिकल्स को कवर करता है, आपको फर्दर कोई बुक नहीं लेने की जरूरत है प्रैक्टिकल्स लेकर के पढ़ने के लिए। सो आप इतना ही अभी के लिए नॉलेज रखिए, बहुत है, ठीक है, और इससे ज्यादा प्रैक्टिकल्स का जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने सीख लिया है कि कौन से कंपाउंड का क्या कलर होता है, चाहे वो ब्लू कलर का हो, चाहे वो येलो प्रेसिपिटेट ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो आपका बर्निंग स्मेल वाला SO2 और SO3 क्यों ना हो, ठीक है, वॉल्यूम कहाँ पर डबल हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें अब तक आप सीख चुके हैं, इंक्लूडिंग कोटिंग वाला भी, ठीक है, ब्लैक कोटिंग, ग्रीन कोटिंग, ये सब चीजें आप जानते हैं, और यही सब टर्म्स मिलकर के आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं केमिस्ट्री की। अगर आपको ये सारे वर्ड्स पता है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा, हमेशा बेनिफिट देगा, ठीक है, आप रीजनिंग के क्वेश्चन फटाक से कर पाएंगे। सो ठीक है बच्चों, आज के लिए ये 17 क्वेश्चन इतने ही, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे चैप्टर 2 दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, फिर मिलते हैं।